यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम चैप्टर 3 इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स इज अडॉप्टेड बाय अ सोशो इकोनॉमिकली रिच फैमिली एंड द ब्रदर and the other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ scores? यानी कि जैसे दिखने वाले दो मतलब जुड़वा बच्चों को, ब्रदर्स जो थे, उसमें से एक को तो रिच फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और एक को पुअर फैमिली। तो 1 साल बाद दोनों जो बच्चे हैं उनके IQ स्कोर्स में से किसका बेटर IQ स्कोर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द IQ स्कोर, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो IQ लेवल को अफेक्ट नहीं करता है। IQ को हिंदी में बुद्धि लब्धांक बोलते हैं, तो उसको अफेक्ट नहीं करता। ऑप्शन बी, द बॉय विथ रिच सोशो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर देन द बॉय विथ पुअर फैमिली, यानी कि रिच फैमिली वाला जो बॉय है वो पुअर फैमिली वाले बॉय से ज़्यादा स्कोर करेगा। ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, दोनों इक्वली स्कोर करेंगे। ऑप्शन डी, द बॉय विथ पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर दैन द बॉय विथ रिच सोशो इकोनॉमिक फैमिली, यानी कि जो पुअर फैमिली वाला बॉय है वो रिच फैमिली वाले बॉय से ज़्यादा स्कोर करेगा। तो इसमें एक क्लियर चीज़ बता देती हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट है, बिकॉज कि दोनों ही ना, मतलब जो नीचे वाला ऑप्शन है वो एक दूसरे से लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि जो सोशो इकोनॉमिक लेवल है वो अफेक्ट ही नहीं करता IQ स्कोर को। ठीक है, तो जब वो अफेक्ट ही नहीं करता तो जो किसी भी बैकग्राउंड का, किसी भी बैकग्राउंड की फैमिली हो, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो, उसका IQ स्कोर पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन 1, यानी कि जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है ओनली हेरिडिटी, ऑप्शन बी अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, ऑप्शन सी इंट्रैक्शन विद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी ऑन एनवायरनमेंट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो मानव का विकास है वो अफेक्ट करता है, यानी कि एक वो रिजल्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसका ही एक रिजल्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी, जैसे और ऑल ओवर डेवलपमेंट में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू है। ठीक है, हमें सही वाला ऑप्शन देखना है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाए कि एक दूसरे को ऑपरेट नहीं करते, यानी कि परिचारित नहीं करते। ऑप्शन बी, प्रोपेंसिटी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट वाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्स हेरिडिटी, यानी कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं एक बार। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द development of a child, and option D, the relative contribution of peers and genes are not additive, यानी कि समवयस्कों और पैतृक जीन्स को पैतृक, ठीक है, बोलते हैं, पितृक बोलते हैं,
का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो ऑप्शन सी में हमारा बताया हुआ है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है उन दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे के विकास में। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ सी है, बिकॉज हमने पहले डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे से कि जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे का मल्टीपल है, यानी कि वो दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे के विकास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू, यानी कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, ऑप्शन डी एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा इसका राइट है, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज जेनेटिक्स यहाँ हेरिडिटी को के लिए वर्ड यूज़ किया गया है ना, बेसिकली वो जेनेटिक्स ही होता है, आनुवंशिकता, ठीक है, और एनवायरनमेंट। तो जो जेनेटिक्स है वो नेचर को के लिए रेफ़र किया गया है और नर्चर एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पैथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डैश और डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है वो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी कि डेवलपमेंट का जो एक तरीके से वो अभी हमने बात करी थी ना, डैश एंड डैश का, जब डैश एंड डैश का इंटरेक्शन जब होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आउटकम होगा किसका, डेवलपमेंट का। तो अब देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, यानी कि चुनौती और सीमाएं, ऑप्शन बी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता वातावरण, ऑप्शन सी स्टेबिलिटी एंड चेंज, स्थिरता और परिवर्तन, ऑप्शन डी एक्सप्लोरेशन एंड न्यूट्रिशन, खोज और पोषण। इसका राइट ऑप्शन है बी सेकंड, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी ये भी 2016 में पूछा गया है, सेम ही है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन को। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जैसे मैंने बोला था कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे इससे इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन द रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट बी लिंक्ड, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट रोल बताता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ठीक है, अच्छे से। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज स्टैटिक वायर हेरिडिटी चेंजेस, ठीक है। ऑप्शन बी, यानी कि जो एनवायरनमेंट का रोल है वो स्थिर रहता है जब हेरिडिटी में चेंज होता है, ठीक है, आनुवंशिकता परिवर्तन में चेंजेस आते हैं। ऑप्शन बी बिहेवियरल थियोरीज एंड रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी कि जो व्यवहारवादी जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, वो रिलेटेड किससे हैं, हेरिडिटी से। कंपैरेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर इन मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, यानी कि ऑप्शन सी में बताया है कि दोनों बराबर रोल अफेक्ट करते हैं विकास के डिफरेंट एरियाज़ को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग एरियाज़ में अफेक्ट करता है डिफरेंटली, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर डैश टू ईच अदर,
यानी कि क्या है इनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन ए, देखो 3 वर्ड दे रखे हैं, तीनों में से हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि यहाँ पर जो ये ब्लैंक छोड़ा गया है स्पेस, यहाँ जो बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड यहाँ पर आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डिपेंड अब पी है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और कोऑपरेटिव। तो ऑप्शन ए है ओनली ए इज़ राइट, यानी कि डिपेंडेंट है। ऑप्शन बी के ओनली बी इज़ राइट, कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑप्शन सी ओनली सी इज़ राइट, कोऑपरेटिव है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि तीनों यहाँ पर वर्ड बिल्कुल करेक्ट हैं कि एक दूसरे से डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे पर के सापेक्ष भी हैं और सह संबंधित भी हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। हमने लॉज पढ़े हैं हेरिडिटी के, आनुवंशिकता के, तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है, लॉ नहीं है हेरिडिटी का। ऑप्शन 1 सिमिलैरिटी, समानता का नियम। ऑप्शन बी वेरिएशन। ऑप्शन सी रिग्रेशन। ऑप्शन डी मोटिवेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन, भाई देखो सिमिलैरिटी भी हमने पढ़ा हुआ है तो ये तो ठीक है होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन बी वेरिएशन वाला हमने पढ़ा है, भिन्नता का नियम। रिग्रेशन, ठीक है, प्रतिरोध का नियम, तो ये यहाँ पर वो भी नहीं होगा। तो लास्ट बचा हमारा मोटिवेशन, तो ये तो हमने इसका कोई लॉ है ही नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन है 4th, ठीक है, मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स रिलेट टू, यानी कि जो ह्यूमन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है, वो किसके निर्धारक हैं, ठीक है, किसके निर्धारक हैं। तो देखते हैं किससे रिलेटेड भी है, संबंधित हैं। ऑप्शन 1 डिफरेंस इन एनवायरनमेंट, डिफरेंसेस इन हेरिडिटी। ऑप्शन सी इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन यानी कि दोनों का इंट्रैक्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। और ऑप्शन डी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन एज यूजुअल ऑप्शन सी होगा, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन एक मतलब कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि जो ह्यूमन बीइंग में जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको डिटरमाइन यानी उनको निर्धारित कौन करता है, तो ये किससे संबंधित हैं। और तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीटा हैज़ गॉट अ नोज सिमिलर टू हर फादर, इट इज़ ड्यू टू, यानी कि रीटा की जो नोज़ है बिल्कुल सिमिलर है उसके फादर की नोज़ की तरह, ये किस कारण है। ऑप्शन मतलब किसका कारण हमें बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल हेरिडिटी, बी है सोसाइटियल हेरिडिटी। ऑप्शन सी बिहेवियरल हेरिडिटी। ऑप्शन डी एजुकेशनल हेरिडिटी, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट बायोलॉजिकल हेरिडिटी, यानी कि वो हमारे उसके बायोलॉजिकल जन यानी कि उसके क्या फिजिकली वो हमें दिख रही है। देखो सोसाइटियल, बाकी ऑप्शंस को देखो, सोसाइटियल तो क्यों उसमें बिहेवियर थोड़ी दिखा रहा है, उसके बिहेवियर को थोड़ी शो कर रही है नोज़। एजुकेशन से भी इसको कोई लेना देना नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट बायोलॉजिकल हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये एक मतलब हम एक कोशिश करी है मतलब इसी टॉपिक का ही एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो है एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस, यानी कि ये एक बाह्य दबाव है जो हमको प्रभावित करता है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कही गई। ऑप्शन ए
वुडवर्थ के द्वारा, ऑप्शन बी E.J. रोज के द्वारा, ऑप्शन सी अनास्तासी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी E.J. रोज। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने इन्वायरमेंट की ब्यूटीफुल सी एक डेफिनेशन दी है, मतलब अपने व्यूज़ रखे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो इन्वायरमेंट है वो हमें एक दबाव में, यानी कि बाह्य दबाव है जो हमको प्रभावित करता है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।